Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. So we continue with the series of cost accounting. Depreciation based on the number of units. डिप्रिसिएशन है जो किस पे बेस करती है, नंबर ऑफ यूनिट्स पे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर इस टाइप की कॉस्ट लगती है तो उस कॉस्ट को क्या बोलेंगे। तो इसका मकसद है कि जो यूनिट पे मतलब हम 5 यूनिट बनाएं तो कॉस्ट चेंज हो जाएगी, 10 यूनिट बनाएं तो कॉस्ट चेंज हो जाएगी। तो ऐसी कॉस्ट को क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल कॉस्ट। इस द फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट अंडर द नॉर्मल प्रैक्टिकल एंड एक्सपेक्टेड एक्टिविटी लेवल वुड बी द सेम। जो फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट होता है वो नॉर्मल कॉस्टिंग होती है, उसको हम एक्टिविटी पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सेम होगा। हाँ, नॉर्मल में भी सेम होगा, प्रैक्टिकल में भी सेम होगा और एक्सपेक्टेड एक्टिविटी में भी सेम होगा। तो इसलिए फॉर ऑल 3 एक्टिविटी लेवल्स। कॉस्ट कंपनी फाउंड दैट डिफरेंस इन द प्रोडक्ट कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ predetermined overhead rate rather than actual overhead rate were immaterial even though actual production was substantially less than the planned production. The most likely explanation, वो कह रहा है कि एक कंपनी है जिसका नाम है कॉस्ट कंपनी का, उन्होंने ना डिफरेंस फाइंड किया हुआ है किसमें, प्रोडक्ट कॉस्ट में। तो वो कह रहे रिजल्ट किससे हुआ, एप्लीकेशन ऑफ प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट से रेदर देन एक्चुअल। अभी जो एक्चुअल हुई है वो भी कम हुई है। तो इसका मकसद क्या हुआ कि ओवरहेड वाज कंपोज चीफली आर द वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट को ज़्यादा थी, इसलिए क्या हुआ जब कम प्रोडक्शन हुई तो उसका डिफरेंस आ गया। इफ़ प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट इज़ नॉट एम्प्लॉयड, अगर प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट जो है वो एम्प्लॉय नहीं किया गया एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन इंक्रीज ओवर द लेवल ऑफ planned the cost per unit would be expected decrease for fixed cost and remain unchanged the variable cost. एक कंपनी है जिसका नाम है द कार्लो कंपनी, बजटेड ओवरहेड एट द, उन्होंने ओवरहेड जो बजट किया हुआ है वो क्या है, 2,55,000 फॉर द पीरियड फॉर डिपार्टमेंट ए। ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड वॉल्यूम ऑफ कितना है, 1 लाख डायरेक्ट लेबर आवर्स है। एट द एंड ऑफ द पीरियड फैक्ट्री ओवर एंड कंट्रोल अकाउंट फॉर द डिपार्टमेंट है, उसका जो बैलेंस था इतना था और एक्चुअल जो डायरेक्ट लेबर आवर्स थे वो इतने थे। मतलब जो बजट किए थे 1 लाख पर लेबर आवर्स कितने थे एक्चुअल, 1,05,000। वाट वॉज द ओवर एंड अंडर अप्लाइड ओवरहेड फॉर द पीरियड। अब हुआ क्या, पहले उसने ना बजट किया हुआ था 2,55,000 पे और बजटेड आवर्स थे अगर देखा जाए तो 1 लाख। वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो अगर हम 3 को 3 से कर दें, इसको कैंसिल करूं तो आ जाएगा मेरा 2.55। और अब मेरे एक्चुअल जो मेरे आवर्स हुए हैं, एक्चुअल डायरेक्ट आवर्स जो थे वो मेरे 105 थे और बैलेंस था 270। तो मुझे एक्चुअल आवर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरा अगर मैं 2.55 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 105,000 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 26,750। अगर हम इसको देखेंगे, ये हमारे हैं एक्चुअल, ये मेरे बजट के हिसाब से आने चाहिए थे पर मेरे एक्चुअल
आए हैं ये वाले 2,70,000। तो जब भी हमारा बजट कम होगा, बजट कम होगा एक्चुअल से, तो हम उसको बोलते हैं अंडर अप्लाइड। तो अंडर अप्लाइड हम अगर इसको कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इस अमाउंट से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 225 अंडर अप्लाइड। फिर है फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट बेस्ट रिफ्लेक्ट anticipated fluctuation in the sales over the several year when the rates are computed using the finger based। अगर हम नॉर्मल कैपेसिटी पे करते हैं तो हमारे जो कुछ सालों के सेवरल ईयर्स जो होते हैं वो फ्लैक्चुएशंस की एंटिसिपेट हो जाती है। अगर मैक्सिमम पे देखेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेड पे देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है। प्रिफरेबली अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड रिजल्टिंग फ्रॉम, अगर अभी यही पूछ रहा है अंडर अप्लाइड है, फैक्ट्री ओवरहेड है, तो ये कह रहा है किसका रिजल्ट होता है। रिजल्ट फ्रॉम सिग्निफिकेंट एंटिसिपेटेड प्राइस इंक्रीज शुड बी रिटन ऑफ बाय, तो ये हो भी सकता है कि इंक्रीज हो गया है, किस में हो गया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में, या तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में। In order to identify the cost that relate to the specific product, an allocation base should be chosen that, अगर हमें आइडेंटिफाई करनी है कॉस्ट किसके रिलेटेड, स्पेसिफिक किसी खास प्रोडक्ट के रिलेटेड, इन एलोकेशन बेस, तो वो कैसे चूज़ की जाए, वो ऐसे उसका कॉस्ट और इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं कि अगर ये पेंसिल है, इसकी जो सिलिकॉन होती है इसमें बनती और यूज़ होती है, तो वो इसका डायरेक्ट अगर वो नहीं होगी तो उस पेंसिल नहीं बनेगी। तो हम इसका क्या देखेंगे, कॉस्ट और रिलेशनशिप। द ओनली मेथड ऑफ अलोकेटिंग सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट द कंसीडर रेसिप्रोकल, जहाँ पे भी रेसिप्रोकल सर्विस आ जाए ना तो उसको हम अलजेब्रिक मेथड बोलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट, द न्यूमरेटर ऑफ द फार्मूला है, जो न्यूमरेटर फार्मूला होता है वो हमेशा क्या होता है, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द नेक्स्ट पीरियड, विच प्रोडक्ट कैपेसिटी लेवल डज नॉट कंसिडर प्रोडक्ट डिमांड बट एट द सेम टाइम अकाउंट फॉर द एंटिसिपेटेड एंड अनअवॉइडेबल इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन। तो रियलिस्टिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, जो देखें प्रोडक्टिव कैपेसिटी लेवल डज नॉट कंसिडर, अब जो प्रोडक्ट कैपेसिटी लेवल होती है वो कंसिडर क्या नहीं करती, प्रोडक्ट डिमांड। एक तो इसमें प्रोडक्ट डिमांड कंसिडर नहीं की जाती क्योंकि ये चल रहा है रियलिस्टिक, इसमें ना आप जितना प्रोडक्शन कर पाते हो वो आप कंसीडर करते हो, बट एट द सेम टाइम अकाउंट फॉर एंटीसिपेटेड अनअवॉइडेबल इंटरप्शन, अनअवॉइडेबल इंटरप्शंस जो होती है ना उसको आप कंसीडर करते हो। मतलब ऐसे जैसे कुछ ख़राब हो जाएगा मशीन में तो कितना टाइम लगेगा, ये सब आप कंसीडर करते हो, तो उसको हम रियलिस्टिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी कहते हैं। ये क्योंकि बेस ही करती है कि हम कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे। Expected productive capacity for the current year is 1,75,000 unit. Management expected production of 2,80,000 units in the following year. ये बात कर रहा है नेक्स्ट ईयर की, इसमें हमारा काम नहीं है। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो है हमारी वो है 180,000 1,80,000। इफ़ द फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट ये हो जाए अंडर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कैपेसिटी, कह रहा है कि एप्लीकेशन रेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज 2.08। व्हाट इज द वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, कि टोटल ओवरहेड बराबर होता है फिक्स्ड प्लस वेरिएबल ओवरहेड। ओवरहेड लिख दें, यहाँ पे भी ओवरहेड लिख दें। तो हमें इसने बताया है अंडर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कैपेसिटी इज 2.08, फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट अंडर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज 2.08। मतलब हमें क्या पता है,
टोटल तो हमें पता है, टोटल हमारा क्या है 2.08 इज इक्वल क्या लगाएं, ये देखें हमें ना फिक्स्ड मिला हुआ है पर हमें निकालना तो पड़ेगा, तो हम इसको ना 175,000 को डिवाइड कर देंगे 180,000 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.03। अगर इसको हम फिक्स को 1.03 को यहाँ रख देंगे और प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा वेरिएबल जो हमें नहीं पता अभी के लिए, तो हम क्या कर देंगे, अगर वेरिएबल को अलग करना होता है तो हम दूसरे वाले को इस साइड लाएंगे, तो -1.03 इज इक्वल टू वेरिएबल, इसने मांगा भी हमसे क्या है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, तो अगर हम ये कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.05, क्या आ गया वेरिएबल, तो आंसर बी। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोडक्ट कैपेसिटी इज इनकरेक्ट, पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, किसके लिए, प्रोडक्टिव कैपेसिटी। मेन ड्रॉबैक ऑफ द यूजिंग एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज एबिलिटी टू exaggerate the effect of the business cycle. Excess capacity is the productive cost, कह रहा है एक्सेस मतलब जितनी हमें चाहिए उससे ज़्यादा अगर कैपेसिटी है तो इज़ अ प्रोडक्ट कॉस्ट that should be charged the loss account to alert the management that something must be done to reduce the existing facility that are the excess of what sales department could ever hope to sell the long run। ये गलत है। When the company, अच्छा आपको दूसरे देखने की जरूरत, लेंस क्राफ्टिंग मैन्युफैक्चर मेक्स eyewear product and various accessory for those product ranging from the conservative glasses to trendy eye coloring contract and prescription sports goggles. To manufacture such a product, lens crafting manufacture relies on the competitive personnel from the medical eye specialist staff right down on the college student help. Of course, lens crafting manufacture makes use of latest and technological machinery and equipment. Which of the following basis would be the most appropriate for the computing lens crafting manufacture factory overhand एप्लीकेशन है। अगर आप देखें ना उन्होंने पहले ही बता दिया हमें कि कॉम्पिटेंट पर्सोनल यूज़ करें, फिर क्या करें मेडिकल स्पेशलिस्ट स्टाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर ये आएंगे तो ये डायरेक्ट अपने चार्जेस लेंगे, तो इस वजह से क्या हुआ डायरेक्ट लेबर आवर्स लेंगे। J&J कंपनी बजटेड टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, जो उन्होंने टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट किए वो है 1,80,000 फॉर द करंट पीरियड। इन एडिशन दे बजटेड कॉस्ट फॉर द फैक्ट्री रेंट, अब फैक्ट्री रेंट जो की हुई है वो की हुई है 2,15,000, कॉस्ट फॉर द डिप्रिसिएशन ऑन द ऑफिस इक्विपमेंट 12,000, कॉस्ट ऑफ ऑफिस रेंट 92,000 एंड द कॉस्ट ऑफ फॉर depreciation of a factory equipments 38,000। all of these costs were based on the estimated machine hours of the कितने machine hours 18,000। at the end of the period the factory overhead control account जो था वो बैलेंस कितना था 380। the actual machine hours जो चले थे वो चले रहते हैं। what was the over or the under applied factory overhead, पहले आपको ये पता होना चाहिए ओवर और अंडर अप्लाइड क्या होता है। ओवर अप्लाइड तब हो जाता है जब बजट ज़्यादा हो एक्चुअल से, अंडर अप्लाइड इसके उल्टा हो जाता है एक्चुअल ज़्यादा हो बजट से। अब इसने ना हमें ये सारी डेटा बता दी है और कहा है हमें व्हाट वाज द अंडर फैक्ट्री ओवरहेड, हमें फैक्ट्री ओवरहेड का है तो हम फैक्ट्री के ही एक्सपेंसेस को काउंट करेंगे। इसने हमें ऑफिस दिया हुआ ये हम नहीं करेंगे, ये हम एक्सक्लूड ही कर देंगे। अगर हम इसको करें 1,80,000, पहले तो 1,80,000 देन फैक्ट्री रेंट 2,15,000 2,15,000
फैक्ट्री के जो थे वो थे 38,000। अगर हम इसको प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास आ गए 4,33,000। पर ये इसके बेसिस पे थे, ये 80,000 के बेसिस पे थे। अगर हम इसको 80 के साथ डिवाइड कर देंगे, 433,000 को हमें डिवाइड किससे करना है, 80 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.41। फिर अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय, अगर हम मल्टीप्लाई इसको कर दें 74,000, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 400,525। तो अगर आप इसको देखें और इस अमाउंट को देखें, कौन सी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो मतलब हमने ओवर अप्लाइड कर दिया है। अगर हम इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,650 हमने क्या किया हुआ है, ओवर अप्लाइड किया हुआ है। When the planned activity level used to calculate the predetermined factory overhead, ये बोल रहा है predetermined factory overhead application differs from the actual level achieved, उसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर वेरिएंस कहते हैं। किसको, जब हम किसको कंपेयर डिफरेंस फाइंड करें, प्री डिटरमाइन जो हमने पहले ही डिटरमाइन कर दिया था, रेट डिफर फ्रॉम द एक्चुअल अचीव्ड, तो उसको डिनोमिनेटर वेरिएंस कहते हैं। Slim Dunk Basketball Company has the following information relating to the current period. Unit sold 1 lakh, unit finished goods inventory 70,000, unit work in process 30,000, material inventory 50,000. Additionally, factory overhead control was charged during the period for 3,25,000 and the factory overhead applied 3,75,000. The difference is considered significant. Which following the entry is a correct manner to account for the difference between applied for the actual factory overhead. अब ये कह रहा है ये जो डिफरेंस है ना ड्यूरिंग द पीरियड और द ओवरहेड अप्लाइड, इसका डिफरेंस मैटर करता है। इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 50,000 का। तो कह रहा है इसकी जो जनरल एंट्रीज करेक्ट मैनर अकाउंट फॉर द डिफरेंस तो एक्चुअल फैक्ट्री ओवन, तो इसकी कह रहा है एंट्रीज क्या बनाएंगे। तो इसकी एंट्रीज क्या बनाएंगे ये हमने पहले देखना है, ये हमने ओवर अप्लाइड किया हुआ है या अंडर अप्लाइड किया हुआ है। तो हमने ये किया हुआ है ओवर अप्लाइड। तो ओवर अप्लाइड जो होता है ना हमेशा डेबिट साइड जाता है, तो हम इसको लिख देंगे ओवर अप्लाइड डेबिट, ओवर अप्लाइड। और फिर हम क्या कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ना टाइम नहीं है, किस में टाइम नहीं है हमारे पास, जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं इतना टाइम नहीं होता। अब ये अलोकेट पे तो करना है चार्ज जो हम आ गया है इस वजह से, तो हमें क्या करना है, एक तो हमें देने होंगे इसको यूनिट जो हमने सेल की हुई हैं, दूसरे जो यूनिट फिनिश गुड्स, तो यूनिट फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 70,000 एंड यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, मटेरियल इन्वेंट्री को इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये अभी हमने इस पर काम किया ही नहीं है, तो इसमें फैक्ट्री ओवरहेड का कोई काम नहीं है क्योंकि इस पर खर्चा हुआ ही नहीं। ये अभी इन्वेंट्री जो है वो किस में पड़ी होगी, स्टोर रूम में, ठीक है, या हम कहें वेयर हाउस में। तो इसका हमें कुछ भी नहीं करना, इसको स्किप कर देना है। बाकी बचा ये, तो अब हमें इसको टोटल निकालेंगे। 1,70,000, 30,000, टोटल कितने हुए हमें हमारे पास 2 लैक्स। तो हम देखें तो इसको हम परसेंटेज निकालेंगे तो इसकी 50% निकलेगी और इसकी मेरे हिसाब से निकलेगी 35%, और
इसकी निकलेगी 15%। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज के हिसाब से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्रेडिट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हो जाएगा वो हमारा 25,000, और फिनिश गुड इन्वेंट्री में हम एडजस्ट करेंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग 17,500, और यूनिट ऑफ वर्क इन प्रोसेस को हम कर देंगे 7,500। तो ऐसी एंट्रीज हमें ढूंढनी पड़ेगी। ओवर अप्लाइड फैक्ट्री तो इसने सही दी हुई है, पर इसने एक तो 2 एंट्रीज बना दी हैं, और मटेरियल इन्वेंट्री को भी ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसने मटेरियल इन्वेंट्री पे अभी काम ही नहीं हुआ, तो हम ये कंसीडर नहीं होगी। और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड जो हैं वो 50,000, सही बात है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20,000 नहीं, हम ऊपर करके आए, ये होना चाहिए 25,000, तो ये भी नहीं होगा। तो ये ओवर अप्लाइड 50, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25,000, फिनिश गुड इन्वेंट्री 17,500 एंड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री 7,500। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सही नहीं है। Insignificant difference between applied and actual factory overhead is usually treated as a period cost by the adjusting cost of goods sold. तो अगर हमें देखना है तो अगर आप देखेंगे ना, सी नो डट prorate for the over application in factory overhead cost of goods sold would be increased. जब ये हो जाए कि पीरियड कॉस्ट तभी काउंट की जाएगी जब ये एप्लीकेशन ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वुड भी इंक्रीज हो जाए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द क्वेश्चन 19 एंड 20। अब आगे दिया हुआ है क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 20, उसकी इंफॉर्मेशन ऊपर है, वो है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द क्वेश्चन इन 19 20। सर्विस डिपार्टमेंट टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट बिल्डिंग एंड ग्राउंड मेंटेनेंस ये थी, और स्टोर रूम का ये है। प्रोड्यूसिंग ये कॉस्ट बता रहा है, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट की जो है वो 42,000 है, असेंबली डिपार्टमेंट की 51,000। तो इसने हमें बताया है ये टेबल देख के बेसिस क्या हैं, लेबर आवर्स कितने लगे हुए हैं, एस्टिमेटेड स्क्वायर फीट कितने हैं, लाइक स्टोर रूम ने कितने स्क्वायर फीट लिए हुए हैं, मशीनरी ने कितने लिए हुए हैं, असेंबली ने कितने लिए हुए हैं, और वैसे ही बिल्डिंग अंडरग्राउंड मेंटेनेंस जो है वो कितनी हो रही है, और उसके अलावा ये सब। अब मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करिए डेटा एप्रोप्राइट बेसिस ऑफ यूज बाय द बिल्डिंग अंडरग्राउंड मेंटेनेंस। अब मैनेजमेंट डिसाइड किया है कि हम इसको ना यूज़ करें बिल्डिंग ग्राउंड मेंटेनेंस के एंड स्टोर रूम सर्विस डिपार्टमेंट आर स्क्वायर फीट। तो इसको स्क्वायर फीट और मतलब बिल्डिंग जो है ना वो उसके बेसिस क्या हैं, ये वाले स्क्वायर फीट, और स्टोर रूम के बेसिस क्या हैं, नंबर ऑफ रिक्वेजिशन। रिस्पेक्ट डायरेक्ट लेबर हावर्स यूज टू कंप्यूट द प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट, और डायरेक्ट लेबर जो है किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट इसने बता दिए हैं कौन कौन से हैं, मशीनरी और असेंबली। यूज टू कंप्यूट द प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट, क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड जब एप्लीकेशन रेट फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसके ना जब हम कॉस्ट एलोकेशन करते हैं ना, कॉस्ट एलोकेशन कौन सी, जो सर्विस डिपार्टमेंट की होती है ज़्यादातर, तो या सर्विस डिपार्टमेंट कहें, या हम इसको एक और बार नाम भी देते हैं सपोर्ट डिपार्टमेंट, सपोर्ट डिपार्टमेंट्स की, क्योंकि डायरेक्ट जो प्रोड्यूसिंग होते हैं ना उनकी तो देना इजी होती है, इसकी डिफ़िकल्ट होती है। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड अ कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। अब उसके डिफरेंट मेथड होते हैं, पर इसने हमें यहाँ पे कौन सा मेथड बोला है, यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब व्हाट इज असेंबली डिपार्टमेंट फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट। अब एक तो इसने कहा है डायरेक्ट मेथड, दूसरी बात उसने बोली है कि किसकी निकालो, सिर्फ असेंबली डिपार्टमेंट की। वैसे आप डिपार्टमेंट देखेंगे ना, आप दो हैं, एक मशीनरी है एक असेंबली है, पर हमें बोला है सिर्फ असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड बताएं। ठीक है, अब
पहले हमें ना पता होना चाहिए डायरेक्ट मेथड होता क्या है। डायरेक्ट मेथड की एजम्पशन होती है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट हैं उन पे कोई कॉस्ट एलोकेशन नहीं होगी। सर्विस डिपार्टमेंट क्योंकि काम करते हैं प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट पे, तो सिर्फ उन पे ही कॉस्ट एलोकेट कर दें दोनों की। ठीक है, मतलब हमें किस पे करनी है इस मेथड में, मशीनरी और असेंबली पे। ठीक है, अब मशीनरी और असेंबली के लिए हम सॉल्व करेंगे इसको। डायरेक्ट मेथड में हमें दो ही लेनी होती हैं, दो को एलोकेट करनी होती है ना कॉस्ट, मशीनरी और असेंबली को। जब हमें बिल्डिंग की एलोकेट करनी है तो हमें कह रहा है कि आप स्क्वायर फीट लो। तो अगर हम 890 और 2330 लेंगे, हमारा जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 3220। मशीनरी प्लस कर दिया था हमने असेंबली। मशीनरी हमारा था 290, 890 और ये था जो भी तो हमारा आ गया 3220। ठीक है, अब हमें ना अलोकेट करनी है जो हमारी बिल्डिंग के पैसे थे 21960 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम असेंबली से 230 और डिवाइड कर देंगे इस टोटल से 3220। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15,890। फिर हमें निकालना है, ये हमने निकाली थी बिल्डिंग की, हमें निकालनी थी स्टोर रूम की। तो हम दोबारा उसी डेटा को पढ़ लेते हैं। तो टोटल वही होगा कि मशीनरी प्लस असेंबली, पर अब ये किस पे होगी, रिक्विजिशन पे होगी। हम इसकी रिक्विजिशन देखें तो हमारी है 2500 एंड जो असेंबली है वो है 1400। एंड अगर हम इसकी स्टोर रूम की कॉस्ट देखेंगे तो 15,990। तो वो थी 2500 प्लस असेंबली 1400, तो ये बन जाएगा मेरा 3900। तो मुझे अभी कॉस्ट एलोकेशन किसको करनी है, असेंबली को। तो पहले तो मैं इसकी अमाउंट उठाऊंगी, जो अमाउंट थी हमने अभी पढ़ी थी 15,990 मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं इस 1400 से और डिवाइड कर दूंगी इस टोटल से 3900 से। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 5,740। तो अब मुझे टोटल कॉस्ट किसकी निकालनी थी, टोटल कॉस्ट। तो अगर मैंने देखी थी तो मेरी अपनी असेंबली की थी 51,000, प्लस कर दूंगी ये वाली एलोकेशन और ये वाली एलोकेशन। तो मेरी थी 15,890 प्लस 5,740। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट ऑफ असेंबली लाइन आ जाएगी वो आ जाएगी 72,680।
एंड 30। पर इसने पूछा है हमसे कि एप्लीकेशन रेट बताएं, और जो एप्लीकेशन रेट है वो क्या है, किस पे फाइंड करें हमें। एक तो बोला है, यहाँ देखें, एप्लीकेशन रेट, ठीक है, और हमें बता दिया है एप्लीकेशन रेट जो है वो किस पे होगा, डायरेक्ट लेबर आवर्स पे। तो असेंबली के डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं, 1200। लेट्स प्रोसीड। हम इसको ही ना 1200 से जो है डिवाइड कर देंगे। जब इसको हम 1200 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60.5253। अब हम आंसर्स पे आएंगे। अब देखेंगे 16.53 है, इसको पॉइंट दें, अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, 2 था हमारे पास तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब 20 यूजिंग द एल्जेब्रिक मेथड कंप्यूट फॉर, अब कह रहे कंप्यूट क्या करो, फॉर अ बिल्डिंग एंड अ ग्राउंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, combine total amount to the allocated to the storeroom service department and the both producing department, take all the calculation of 4 decimal places but round answer to the nearest dollar। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि अलजेब्रिक रेसिप्रोक कर लें और इसको सॉल्व करें कि क्या निकालें आप, तो निकालें बिल्डिंग एंड ग्राउंड मेंटेनेंस। कंबाइंड ऑल द अलोकेटेड स्टोर रूम सर्विस, तो हमें करना क्या होगा, अलजेब्रिक बोल रहा है, अलजेब्रिक मतलब इक्वेशन से सॉल्व करें। अब इक्वेशन बनेगी, अगर इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन बनेगी बी बिल्डिंग, बी फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग इज इक्वल टू, अगर हम इसके अमाउंट देखें, बिल्डिंग कितने की है, ग्राउंड मेंटेनेंस 21,000, 21,960। तो अब इसका क्या है कि इनको भी अलोकेट करो, सर्विस को भी कॉस्ट, तो बिल्डिंग को प्लस क्या होगी, इसका फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, जब हम बिल्डिंग करेंगे तो बिल्डिंग का ये होगा कि इसको छोड़ के इन तीनों को हम कर देंगे प्लस, जब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इनकी अमाउंट आ जाएगी 3290। अब इसे 130 जो स्टोर रूम की है उसको लगा के क्या आ जाएगा, 3290 मल्टीप्लाई किससे होगा, एस स्टोर रूम। अगर हम स्टोर रूम की इक्वेशन बनाएं तो स्टोर रूम की इक्वेशन क्या बनेगी, स्टोर रूम इज इक्वल टू, अब स्टोर रूम की अमाउंट लेंगे तो ये 15,990, 15,990 प्लस कर देंगे। अब स्टोर रूम का क्या था कि स्टोर रूम को हम रिक्वेजिशन पे करेंगे, तो रिक्वेजिशन पे करेंगे तो स्टोर रूम को हम यहाँ पे स्टोर रूम को कैंसिल कर देंगे, बाकी जो ये बचा इसको हम प्लस कर देंगे। जब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा इन इसको प्लस और इसको प्लस और इसको प्लस कर देंगे तो हमारा आएगा 4050। तो हम इस 4000 इसको, इसकी जो बिल्डिंग का कितना था 150 की बिल्डिंग, तो इसका जो टोटल बन रहा था 4050, 4050 की इसकी इक्वेशन बना दी। अगर मैं ये इक्वेशन पुट करूँ किसी पेज पे, हमें फाइंड करनी थी बिल्डिंग, तो अगर हम बिल्डिंग की इक्वेशन में स्टोर की इक्वेशन को पुट करें तो पॉसिबल है, तो क्या करेंगे,
बी इज इक्वल टू 21,960 प्लस, अगर हम 130 को 3290 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.039। और अब एस की में हम पुट कर देंगे, एस की इक्वेशन में क्या पुट कर देंगे 15,960, और अगर हम इसको इसके साथ डिवाइड कर दें तो प्लस क्या आ जाएगा 0.099। ठीक है, यहाँ तक। फिर हम ना बी की इक्वेशन को वैसा ही 960, और अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3.62, और हम इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ आ जाए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0039। अब हम अगर इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,584। पॉइंट में हो सकता है मेरा 7 आ रहा है, पर किसी का 4 आ सकता है या कुछ भी। तो अगर ये आपका इनिशियल सही आ रहा है तो ठीक है। 21 है, ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड विल ऑलवेज रिजल्ट व्हेन द प्रीडिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज एम्प्लॉयड एंड ओवरहीट incurred is less than applied overhead. The difference over the period of time between the actual factory overhead and the applied factory overhead will usually minimal when the predetermined overhead based on normal capacity. If predetermined factory overhead rate is not employed and the volume of production is reduced from the level of plant, the cost per unit would be expected to पहले ना प्री डिटरमाइंड जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना वो नहीं लगाया गया है, द वॉल्यूम जो है प्रोडक्शन का वो भी रिड्यूस हो गया है, तो फ्रॉम द लेवल प्लान जो हमने पहले सोचा था, द कॉस्ट पर यूनिट वुड बी एक्सपेक्टेड द रिमेन अनचेंज फॉर द फिक्स कॉस्ट एंड इंक्रीज क्या हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। स्पेंडिंग वेरिएंस, पहले आपको पता होना चाहिए स्पेंडिंग वेरिएंस होता क्या है। स्पेंडिंग मतलब एक हमने क्वांटिटी बनाने के लिए कितनी प्राइस पे की, तो इसको बोलते हैं स्पेंडिंग वेरिएंस। फॉर द फैक्ट्री ओवरहेड इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट दैट शुड हैज बीन इनकर्ड फॉर द एक्चुअल आवर्स वर्क एंड रिजल्ट ऑफ प्राइस का डिफरेंस होता है फैक्ट्री ओवरहेड से नो, क्वांटिटी का डिफरेंस होता है फैक्ट्री ओवरहेड से नो, प्राइस एंड क्वांटिटी डिफरेंस फॉर द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, राइट। फिर आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड शुड बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड जो है कर्स। If over or underemployed factory overhead is interpreted as error in allocating actual cost against the production for the year, this suggests the accountant that the over or underemployed factory overhead for the year should be carried forward. No. A portion, yes, a portion among the work in process inventory and the finished good inventory and the cost of goods sold. Under applied factory overhead cost are the अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, अंडर अप्लाइड मतलब कम किया गया है, तो फैक्टर ओवरहेड कॉस्ट नॉट अलोकेटेड टू द यूनिट प्रोड्यूस्ड, क्योंकि पहले से वो क्या अंडर अप्लाइड है। व्हेन मैन्युफैक्चर कंपनी हैज़ अ हाईली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चर पेंट प्रोड्यूस मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब एक मैन्युफैक्चर कंपनी है वो ऑटोमेटेड, उसके पास ना मैन्युफैक्चर प्लांट है, तो वो बनाती पर है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या बेसिस है कि वो मशीन कितने आवर्स चलती है,
क्योंकि अब ये लेबर तो है नहीं, क्योंकि ऑटोमेटेड है, तो यहाँ पे भी लेबर का नहीं है और मटेरियल का बेसिस नहीं रख सकते, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया हमें कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, इस वजह से मशीन आवर्स। अकॉर्डिंग टू इंटरनल रेवेन्यू सर्विस रेगुलेशन, सिग्निफिकेंट under applied factory overhead resulting from the unanticipated price increase should be disposed of by, अगर हम increase cost of goods sold, work in the process inventory and finished goods inventory. If company uses a predetermined rate for the application of factory overhead, the idle capacity variance is a over or under, idle तो वही होगी जो extra होगी, over or under implied fixed cost element of the overhead. Which of the following should not be in a monthly cost control report of the department? Department supplies cost जो होगी वो जो है वो cost control report monthly नहीं होगी. Periodic internal performance report based upon the responsibility accounting system should be. अब पहले देखें, पीरियोडिक इंटरनल परफॉर्मेंस बोला है और बोला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, तो इंक्लूड अलोकेट फिक्स्ड ओवरहेड एंड डिटरमाइन परफॉर्मेंस ऑफ एवोल्यूशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रिफर्स टू, ये कॉन्सेप्ट होता है कि मैनेजमेंट का एक्सेप्शंस रखनी है, मतलब हर जगह को नहीं देखना. तो इसमें होता है कंसिडरेशन, वो कंसिडरेशन चीज़ें की जाएं जो मटीरियलिटी फ्रॉम प्लान्स of most relevance in deciding how to which cost should be assigned to the responsibility center, the degree of, कह रहा है मोस्ट रिलेवेंस क्या कॉस्ट होगी जो डिसाइड किया जाए कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को असाइन करनी है, तो वो कंट्रोलेबिलिटी कॉस्ट होती है. ऑफ मोस्ट ऑफ द रिलेवेंस इन डिसाइडिंग हाउ इनडायरेक्ट कॉस्ट, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इनडायरेक्ट कॉस्ट should be assigned to the product is the degree of controllability. The most desirable measure of evaluating the performance of the departmental manager is the departmental revenue. कितना revenue less the controllable department spends. The term that identify an accounting system in which the operation of the business are broken down into cost center and the control function of the supervisor or the manager. Emphasis the, अब देखो इसने ना term identify accounting system बोला और बोला which the operation of the business broken down the cost, एक तो ब्रोक कर दें cost center में और the control function में, और उसकी भी supervisor तो responsibility accounting. Thank you for watching.